Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज डॉक्टर दीपानेता और आप मेरे साथ आज जुड़ रहे हो फॉर एन एनालिसिस ऑन द यूएस इलेक्शंस 2024। अमेरिका की अगर हम बात करें तो आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 1870s के बाद एक ऐसा कमबैक हुआ है यूएस इलेक्शंस में। इससे पहले भी एक ऐसे प्रेसिडेंट थे क्लीवलैंड, जो कि एक बार टर्म में आए थे, उसके बाद ही लॉस्ट द सेकेंड टर्म एंड देन ही अगेन केम बैक, जैसे कि ट्रम्प के साथ हो रहा है। बट वो हुआ था 1870s में, और आज के दिन अगर देखा जाए, अगर कोई प्रेसिडेंट एक टर्म के बाद हार जाता है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक मेमोरी से गायब हो जाता है, पब्लिक मेमोरी से वो छुप जाता है। बट ट्रम्प डिड नॉट लाई लो। ट्रम्प टुक इट अपॉन हिमसेल्फ कि जब लास्ट टाइम का रिजल्ट आया था तो उन्होंने हंगामा क्रिएट किया था। उसके बावजूद वो हमेशा से न्यूज में बने रहे हैं। आप कोई भी पिछले प्रेसिडेंट्स को देख लो, या चाहे वो बराक ओबामा हो या जॉर्ज बुश हो, दे हैव ऑलवेज केप्ट अ डिस्टेंस। प्रेसिडेंट बनने के बाद एक डिस्टेंस बना के रखा था, बट ट्रम्प ने ये नहीं किया है। तो इसीलिए देखा जा सकता है कि ट्रम्प इस विक्ट्री के लिए 2016 से ही वो चले जा रहे हैं। 2016 का जो पॉइंट्स थे, जो पॉलिसी आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, वही चीज 2024 में भी ही पिक्ड इट अप एंड ही मेड श्योर कि उसी पॉलिसी को, उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को वो और अच्छे तरीके से भुन सके अमंग्स द पब्लिक सेंटिमेंट्स। तो आज हम जब यूएस इलेक्शंस पे बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं, तो मैं एक यूजुअल जो पैटर्न चल रहा है मीडिया में कि किस तरीके से जीते हैं, किसने वोट किया है, उसके थोड़ा हट के हम एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे क्यों कमला हैरिस लॉस्ट, व्हाई डिड शी लूज दिस होल इलेक्शन। द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज दैट कि 2016-2024 के जो इलेक्टोरल पॉइंट्स थे ट्रम्प के, वो एग्जैक्टली क्या थे, और उससे डिफरेंसेस क्या हैं, क्या उसमें कोई मैच्योरिटी दिख रही है, या अभी भी वो ऑकवर्ड ट्रम्प वही चीज जो 2016 में किया था, अभी वही बातचीत चल रही है। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा तो हमें देखना ही है कि व्हाट डज ट्रम्प 2.0 मीन फॉर इंडिया एंड फॉर जियोपॉलिटिक्स, राइट? क्योंकि कुछ कंट्रीज होंगे जो एकदम मतलब बहुत ज्यादा खुश होंगे, और कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जो अभी बोलेंगे हाँ भाई कोएग्जिस्टेंस पे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार हम एनालिसिस करेंगे। एंड इसके बावजूद एक और पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, यूएस प्रेसिडेंट का जो पावर है वो सिर्फ वो प्रेसिडेंशियल पोजीशन से नहीं आता है, वो यूएस कांग्रेस से भी आता है। और ये जो भी इलेक्शंस हुई हैं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूएस कांग्रेस पे भी आया है, जहां पे रिपब्लिकन्स का नंबर बढ़ गया है। सो अब जो प्रेसिडेंशियल टर्म रहने वाला है वो काफी हद तक डिफरेंट रहेगा 2016 के टर्म से। क्यों? क्योंकि 2016 में यूएस कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ज्यादा थे, जुडिशरी वाज माइल्डली कंजर्वेटिव। बट अभी जो नया ट्रम्प प्रेसिडेंसी आने वाला है, अभी 1 महीना तो लगेगा स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, उसमें यू आर गोइंग टू सी अ यूएस कांग्रेस जो लार्जली रिपब्लिकन्स होने वाले हैं, और जो जुडिशरी है वो भी काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू ट्रम्प्स पॉलिसी दिस टाइम अराउंड रैदर देन इन 2016। तो काफी चीजें ट्रम्प ने भी सीखी है, काफी चीजें मतलब पॉलिसी वाइज भी बदलाव ऑफ कोर्स होने वाली हैं, एज वेल एज जो गवर्नमेंट अब फॉर्म होगी उसमें आपको कुछ चेंजेस तो ऑफ कोर्स दिखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि 47 प्रेसिडेंट किस हद, मतलब बाय हाउ मच डिड ही विन दिस होल थिंग। ही वन, चाहिए था 270, 294 वोट्स मिले हैं, तो दैट मीन्स ही हैज गॉट अ सब्सटैंशियल विक्ट्री। सबने सोचा था कि ये जो रेस होगा वो काफी नेक टू नेक होगा, थोड़े दिन लगेंगे पूरा कैलकुलेट होने में, स्विंग स्टेट्स के वोट्स को देखने के लिए। बट
जरूरी नहीं पड़ा स्विंग स्टेट्स के वोट के लिए, क्योंकि सारे के सारे जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं वो उन्होंने ट्रंप के लिए वोट किया है। अब ये स्विंग स्टेट्स होते क्या हैं? स्विंग स्टेट्स आर बेसिकली वैसे स्टेट्स जो हर इलेक्शन में अपनी पार्टी बदलती है, राइट? कभी डेमोक्रेट्स को, कभी रिपब्लिकन्स को करती है। दे आर नॉट लॉयल टू अ सिंगल पार्टी। तो ये जो 7 स्विंग स्टेट्स है, सभी को लगा था कि एट द एंड ऑफ द डे यही होंगे जो डिसीजन देने वाले हैं, बट सभी के सभी 7 स्टेट्स ने ट्रंप को इलेक्ट कर दिया। अब इसके अलावा जो और प्रेडिक्शन मोड में था कि भाई एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग देयर वेर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि भाई वुमेन विल वोट फॉर कमला हैरिस। तो देखा जाए तो 50% and more has voted for Kamala Harris, but Trump also got a significant number, so it was about 53 to 47. दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि Latinos are going to vote for Kamala Harris, Black Americans are going to vote for Kamala Harris, Asians are going to vote for Kamala Harris, but the numbers which were being predicted by the exit polls, that did not come true. क्यों? क्योंकि दो चीजें हुई हैं। Everybody expected that जो Latino group है, they are going to go against Trump's illegal immigration के जो policies वो बता रहे थे बार बार election campaign में, उनके खिलाफ जाएंगे, but they instead of going for this particular reason, they all went for the economic reason of Trump. हम उस पर भी आएंगे कि क्या था exact पिन पॉइंट पे आएंगे, क्यों ये सारा हलचल हुआ है ऐसे, क्योंकि प्रेडिक्शन वाइज तो जाना चाहिए था कमला हैरिस के पास। अपार्ट फ्रॉम दैट, एशियंस की अगर हम बात करें तो इफ यू जस्ट लुक एट द इंडियन डायस्पोरा, बेसिकली जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं, उनको ही आप ऑब्जर्व करोगे लास्ट कपल ऑफ इयर्स से, आप देख सकते हो मैडिसन स्क्वायर के इवेंट से, देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द रिपब्लिकन्स। They feel that Republican government के समय पे India-US relations have improved, and there is a huge, lobbies, Indian diaspora lobbies जो actually Trump को support करती हैं। तो Asians की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं at the lobby level there was a support for the Republicans, but हाँ, लग ये रहा था कि because again for the immigration के जो rules के बारे में Trump कह रहे थे, उसके वजह से सपोर्ट वुड गो टू कमला हैरिस, पर ऐसा हुआ नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि व्हाई डिड कमला हैरिस लूज, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, और ये भी हमें समझ में आ रहा है कि मेजॉरिटी अमेरिकन्स एक्चुअली वांट ट्रंप टू कम बैक, द हॉलीवुड स्टाइल कम बैक ऑफ ट्रंप। बट व्हाई डिड शी लूज इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो उसका एक जवाब बड़ा सिंपल सा है। एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि भाई आप इससे पहले टर्म में जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, आप वाइस प्रेसिडेंट थे, अब जब आप प्रेसिडेंट बनोगे तो आप ऐसा क्या चेंज लेके आओगे इन द इकोनॉमी? एंड शी सेड दैट व्हाट मिस्टर प्रेसिडेंट बाइडेन डिड वाज परफेक्ट, शी वुड नॉट हैव चेंज्ड एनीथिंग, एंड आगे जाते हुए भी जो उनका टर्म आएगा, शी विल फोकस मोर ऑन सोशल पॉलिसीज। उनका पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल कैंपेन था, शी रियली डिड नॉट फोकस ऑन इकोनॉमी। शी जस्ट केप्ट ऑन सेइंग कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए शी इज गोइंग टू हैव मोर पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर थिंग्स। देयर वाज नो particular path that she gave for economic growth, and she could not defend the lack of economic growth of America in the previous term as well, because of which people could not associate with her. On the other hand, Trump, he was constantly talking ki bhai make America great again, America first, bring back the American companies, we are going to put tariffs on other countries. So he was giving policy after policy. Whether it is possible or not is not the question. But अब इलेक्टोरल कैंपेन्स में लोगों को बोल रहे हो कि भाई हम इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएंगे, अमेरिका फर्स्ट करके दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली इमोशन वाइज इकोनॉमिक्स मैटर टू एनीबडी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने पॉकेट्स को देखोगे कि भाई मेरा एट द एंड ऑफ द मंथ कितना सेविंग हो रहा है, क्या इन्फ्लेशन है, सब्जी का भाव क्या है, ये आप देखोगे rather than anything else. And Trump played to that. Kamala Harris, on the other hand, she couldn't. The second thing was illegal immigration.
तो जो बाइडेन के प्रेसिडेंसी के समय पे इलीगल इमिग्रेशन का नंबर्स जस्ट वेंट, पूरा एकदम स्काई रॉकेट किया था। इवन दो ही ट्राइड टू कम अप विद अ प्रॉपर पॉलिसी, जहां पे कोटा सिस्टम रखा था, बोला था कि भाई इतने ही हम अलाउ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ऑल ऑफ दिस ही ट्राइड, बट तभी भी टू अ कॉमन अमेरिकन दैट इलीगल इमिग्रेशन इज एंड वाज एन इशू। 2016 में भी ट्रंप ने यही कहा था कि भाई इलीगल इमिग्रेशन के वजह से ही अमेरिका का ऐसा हालत हो रहा है, और इस बार भी he had the same tone to it. He said that illegal immigration को तो रोकना पड़ेगा किसी तरीके से भी, वॉल की बात भी नहीं से छोड़ा, इसने कहा भैया डिपोर्ट करेंगे अभी हम तो। इस चीज पे अगेन कमला हैरिस डिड नॉट हैव अ क्लियर कट आइडिया व्हाट मैटर्ड टू द पीपल। कंप्लीट डिस्कनेक्ट था उनके इलेक्टोरल कैंपेन्स में। इसी वजह से आपको दिखेगा कि the number of people who came to her conventions, they were the leftist, elitist लोग आए थे, जो कॉमन अमेरिकन्स थे वो सबसे ज्यादा फ्लॉक कर रहे थे ट्रम्प के कन्वेंशंस को। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, शी वॉज नॉट बैटल टेस्टेड। सिर्फ 16 हफ्तों का उनका इलेक्टोरल कैंपेन था, क्योंकि आधा जो टाइम था वो जो बाइडेन ही ले रहे थे, एंड ही वॉज सपोज टू बी दी नेक्स्ट कंटेंडर फ्रॉम द डेमोक्रेट्स। तो बीच रास्ते में उनको बनाया गया एज द नेक्स्ट कंटेंडर। तो इस वजह से शी वॉज नॉट बैटल टेस्टेड, शी वॉज नॉट रेडी। सडनली शी केम अप और उनके पास ना पॉलिसीज थी ढंग से, शी जस्ट टुक ओवर वट एवर जो बाइडेन हैड, वही टीम के साथ शी वेंट फॉरवर्ड, सेम पॉलिसीज विच हर पर्सनल कन्विक्शन डिड नॉट कम अप। Fourth was abortion issue. She overemphasized on it. Abortion is a problem. Abortion is, it's a very important issue जो should be discussed. But if you ask a common American कि भाई क्या important है, economic growth या abortion, they will talk about economic growth. And that is where she missed the bus. She kept on talking about abortion rights. She talked about changing what Trump has done. She talked about power over the body. भाई जब आपका पेट भर जाता है ना, तभी आप ये सब बात करते हो, और जब इन्फ्लेशन के वजह से प्रॉब्लम्स होंगी ये सब आप बातें नहीं करोगे। एंड ट्रम्प न्यू दिस। ही डिड नॉट रियली टच ऑन द अबॉर्शन। वो अबॉर्शन के बात नहीं करता था, वो ओबामा केयर के बारे में बात करता था। ही वॉज इंस्टेड टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। हर जगह पे आप जाओगे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किया उन्होंने, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट पीपल सपोर्टेड। लास्ट पे आते हैं द बाइडेन बैगेज। नाउ इफ यू टेक अ लुक एट द बाइडेन प्रेसिडेंसी, इवन दो it is considered to be a more peaceful presidency, but it was peaceful in a very a random way. In the domestic side, yes, gun laws bani thi. Yes, there were more emphasis on social rights, healthcare benefits and things like that. But in geopolitics, two wars kept waging on and US could not do anything about it. So the geopolitical image of Biden was not appreciated. Even in the domestic front, economic growth pe Biden could not do much. What he could do were not seen as achievements. So that is the reason why Kamala Harris could not, get out of this Biden baggage. She continued with it, and that was one of the major reasons for her failure. आते हैं ट्रम्प 2016-2024 के कंपैरिजन में। तो 2016 की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड जो सबसे कांस्टेंट था वो था टेम्परामेंटल। भाई ट्रम्प के जैसा टेम्परामेंटल कोई नहीं है, कभी कुछ बोल रहे हैं तो कभी कुछ और हो रहा है। प्रेसिडेंट बनते ही पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन से उन्होंने यूएस को निकाल दिया, ईरान के साथ जो भी इतना न्यूक्लियर एग्रीमेंट था वहां से निकल गए। तो कांस्टेंट एक हलचल मचा था। But whatever said and done in his presidency, there was no war, there was stability, there was a good relation between US and Russia, and there was Abraham Accords. तो अगर आप ट्रम्प के 2016 का प्रेसिडेंशियल कैंपेन देखो, उसके बाद वाले उनके टर्म देखो, टेम्परामेंटल वो जरूर थे, क्लियर पॉलिसीज नहीं थी, बट ही डिड हिज बेस्ट। अब आते हैं 2024 में।
इस कैंपेन में भी उन्होंने वही किया जो पहले भी किया था कि इनको जेल में डालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बट 2024 की अगर हम बात करें तो ही हिमसेल्फ इज अ कन्विक्टेड फेलिनी, राइट? ही हिमसेल्फ, उनके अगेंस्ट कितने सारे केसेस चल रहे हैं, बट दिस टाइम अराउंड ही हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भाई पॉलिसीज क्या है। ही अंडरस्टूड कि कहां पे क्या बोलना है, एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि अमेरिका को डिवीजन में नहीं बांटना है, यूनिटी में फोकस करना है। तो आप उनका अगर विक्ट्री स्पीच देखोगे, ही हैज एक्चुअली एम्फसाइज्ड ऑन यूनिटी because he has now realized that if he wants to be remembered as a good president, he has to work on social divisions. He cannot be the temperamental 2016 president anymore. He has to be a mature president. Second point पे आते हैं इमिग्रेशन पे। तो इमिग्रेशन पे 2016 में क्या था? वॉल बनाएंगे। तो पहले उनका जो पूरा फोकस था वो था मेक्सिको से इलीगल इमिग्रेशन रोकना है, वॉल बना के रोकना है। इस बार अराउंड he has also talked about illegal immigration, but he has talked about illegal immigration inside America. He's talked about deportation now. डिपोर्ट मतलब क्या? जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको ढूंढो और उनको वापस भेजो। एंड उसके लिए ही हैज फाउंड एज ओल्ड लॉ, 1800 का कोई लॉ है जिसके बेसिस में ही इज सेइंग कि भाई उस लॉ के बेसिस पे हम डिपोर्ट करेंगे। तो डिपोर्टेशन इतना आसान तो है नहीं, एंड डिपोर्टेशन अगर उन्होंने कोई ऐसा रूल बनाया तो इट विल गो इनटू द होल लीगल सिस्टम, जुडिशरी विल कम इनटू पिक्चर। बट अगेन एज आई सेड द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर दैट जुडिशरी आज के दिन में काफी कंजर्वेटिव है, दे आर सपोर्टिव ऑफ ट्रम्प। तो देयर कुड बी सम चेंजेस इन डिपोर्टेशन एज वेल, बट हाँ इलीगल इमिग्रेशन को बार बार ये कहना कि दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस और वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट अमेरिका हैज टू टेक कॉग्निसेंस एंड स्टॉप इज समथिंग दैट he has been adamant about. 2016 की तरह वॉल नहीं बनाना है, but he has now given a proper way कि भाई ठीक है, हम रूल के बेसिस पे डिपोर्ट करेंगे, और अगर रूल नहीं होता है he is going to take other policy steps to deport them. डिपोर्टेशन अगर नहीं होता है तो they is going to talk about other means कि अमेरिका में एंटर करना मुश्किल हो जाए. Again, a more mature policy way of dealing with illegal immigration. Third is control over US Congress. I've already explained that कि US Congress में किस तरीके से इस इलेक्शन के थ्रू में अभी Republicans are going to be in power. Oil drilling. Now, oil drilling is a fantastic thing. So he has said in a convention, drill baby drill. So what does that mean? He is basically saying कि अमेरिका भी ऑयल ड्रिलिंग और बढ़ाने वाला है, और ऑयल से ही अमेरिका अपना इन्फ्लेशन को रिमूव करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा। तो ही हैज नाउ कम टू अ पॉइंट कि भाई मैं आपको एक लोगों को बता रहा, मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं कि भाई डोंट लुक एट बिग बिग थिंग्स। अमेरिका ऑयल ड्रिलिंग बढ़ाएगा, ऑयल ड्रिलिंग बढ़ाने के बाद अमेरिका उसको बेचना शुरू करेगा, एंड उससे जो पैसा आएगा उससे अमेरिका फिर से ग्रो करेगा। सो अगेन अ कॉन्क्रीट स्टेप, rather than saying हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कॉन्क्रीट पॉलिसी स्टेप गिवन टू द पीपल। ऑयल ड्रिलिंग बढ़ाएंगे, बट ऑब्वियस बात है ऑयल ड्रिलिंग बढ़ाना मतलब क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम होने ही वाला है, बट ही इज ऑलवेज बीन ओपन अबाउट इट। क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, ये सब झूठ मूठ है। नेक्स्ट इज ओबामा केयर। ये सेड कि भाई ये ओबामा केयर को हटाओ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि टैक्स पेयर्स मनी इज गोइंग इनटू इट। जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो ओबामा केयर है वो एक्चुअल अमेरिकन को सपोर्ट नहीं करता है, वो एक्चुअल अमेरिकन के लिए इनफ नहीं है, तो ओबामा केयर को हटाया जाएगा। He has talked about reversing all Obama and Biden decisions. Again, he is now talking about how the taxpayers' money is being used. It's just not economic growth. It's just not about inflation. He's now talking कि taxpayers' money कहाँ जाएगा, उसको किस तरीके से properly accountable बनाया जाए। तो that is where he is now focused. Third point ये आप देखोगे कि हाँ यार, मतलब as a voter, even a common voter who is not very educated would actually go like, yes, my tax should be for me and my benefit, right? तो again, Obama care and other Joe Biden decisions, he has said कि इसको reverse किया जाए. And finally, increase the tariffs. ये पहले भी किया था 2016 में, उसके वजह से इंडिया और यूएस में काफी इश्यूज भी आई थी, चाइना के साथ भी आई थी, एंड ही कंटिन्यूज टू स्टैंड बाय इट एंड सेज कि भाई हम टैरिफ्स तो इंक्रीज करेंगे बाय 10%, एंड 10% टैरिफ्स इंक्रीज करेंगे। चाइना के साथ ये सेट 60%, बट दिस टाइम अराउंड ही हैज अगेन अ साउंड पॉलिसी टुवर्ड्स इट।
ही सेज दैट इतना अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होने वाला है कि ये जो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंक्रीज होगा। दूसरी चीज है कि देयर विल बी अ स्टेडी इनकम टू द गवर्नमेंट, जिसके थ्रू में वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सो मच ऑन द टैक्स पेयर्स अमाउंट। तो ही हैज गिवन अगेन अ पॉलिसी। नाउ इज इट गोइंग टू बी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, वो बात अभी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन तो बात की बात है। बट इस बार इलेक्टोरल कैंपेन में 2016 के कंपैरिजन में ही वाज फार मोर कोहेरेंट, far more approachable, far more policy driven, far more mature. And again, one of the reasons why so many Americans actually voted for him. आते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस को क्या इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द ट्रम्प 2.0। तो अगेन वेरी फ्रैंकली देयर विल बी नथिंग दैट्स गोइंग टू चेंज, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कई सारे यूएस प्रेसिडेंट्स देख लिए, बराक ओबामा, ट्रंप का फर्स्ट प्रेसिडेंसी, जो बाइडेन और फिर से ट्रंप का प्रेसिडेंसी। तो इतने प्रेसिडेंट्स आए हैं गए हैं। इंडिया यूएस का जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रैटेजिक है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एंड ऐसा रिलेशन इट डजंट फ्लक्चुएट टू मच अगर प्रेसिडेंट्स बदलते हैं या लीडरशिप बदलती है। दिस इज बिटवीन टू नेशंस एंड एट द स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस ऑफ दैट टाइम। तो ऐसा कोई बड़ा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल पे इंपैक्ट होगा, बट इंडिया पे इतना इंपैक्ट नहीं होने वाला है। बट ये कहने के साथ आई विल कम अप विथ 4 थिंग्स जहां पे हो सकता है कि ये इशू बने। सबसे पहले तो टैरिफ की बात करते हैं कि ऑफ कोर्स टैरिफ्स आर गोइंग टू बी पुट इन, वो 10% टैरिफ्स की ऑलरेडी बात हो रही है, बट एक इलेक्टोरल प्रॉमिस और एक्चुअली में इंप्लीमेंट करने में बहुत फर्क रहता है। एंड अगर 10% पे बात आती भी है तो इंडिया विल ऑल्सो नेगोशिएट। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया मान लेगा 10%, राइट? देयर विल बी सम काइंड ऑफ नेगोशिएशंस एंड दोनों, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड यूएस, बोथ नीड ईच अदर। सेकेंड बात आती है HB1 वीजास। हाँ, अगेन ट्रंप ने कहा है कि इसको रिड्यूस किया जाएगा, द नंबर्स विल बी रिड्यूस्ड सो दैट द जॉब्स आर नॉट टेकन अवे बाय इंडियंस, लोकल्स आर गिवन दैट जॉब। अब प्रॉब्लम यह है कि there is a reason why HB1 visas have always been talked of, और बात की गई कि इंक्रीज की जाए। क्यों? क्योंकि 2 चीजें हैं। Indians do provide skill which is not available in US. Second, Indians do work at a lesser charge or lesser rate than the Americans. ये दोनों चीज आज भी रियल है, आज भी ट्रू है। So at the end of the day अगर हम बात करते हैं कि HB1 visas को एकदम धड़ाम से कम किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। It will be स्लो एंड स्टेडी, जहां पे नंबर्स थोड़े बहुत कम किए जा सकते हैं। बट अगेन डिप्लोमैटिकली ये हमेशा से रेज किया गया है बात, एंड वन डज नॉट नो हाउ ट्रंप इज गोइंग टू बिहेव विथ पीएम मोदी राइट नाउ बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, सप्लाई चेन्स। हाँ, ये एक नया प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि जो बाइडेन ने इंडिया के साथ सप्लाई चेन्स पे काफी फोकस किया, स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर्स, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सारे बन रहे हैं इंडिया में। एंड दिस इज समथिंग दैट ट्रम्प डज नॉट वांट। ट्रम्प वांट्स द मैन्युफैक्चरिंग टू टेक प्लेस इन अमेरिका ताकि अमेरिकन्स को जॉब मिले। तो अगर ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाती हैं to America, then it's going to be a problem and it is going to of course adversely impact India-US relations. But यहाँ पे बात आती है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करना इतना सस्ता नहीं है। If you want cheap labor, you want semiconductors का resilient supply chain, you want China plus one policy, you want an alternative to China, तो आपको इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब को इंप्रूव करना पड़ेगा। इट इज नॉट यूएस वर्सेस चाइना, इट इज यूएस वर्सेस, सॉरी, इट्स नॉट यूएस वर्सेस इंडिया, इट इज यूएस वर्सेस चाइना, जहां पे आप चाइना का ऑल्टरनेटिव इंडिया को बना रहे हो, राइट? तो इट इज नॉट अबाउट शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस, इट इज अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। और अगर आप इंडिया में नहीं शिफ्ट करोगे, आप इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाओगे, यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन चाइना, right? You cannot get every manufacturing unit to America, right? So this is something, again, एक बात होती है इलेक्टोरल कैंपेन्स में और दूसरी बात होती है जब आप पॉलिसी बनाने जाओ। तो आई रियली अगेन डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। आते हैं ईरान पे। अब ईरान की बात करें तो 2018 में ट्रंप ने ही बाइटिंग सैंक्शंस लगाई थी जिसकी वजह से इंडिया ने ईरान से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया। हाल ही में फिर से
क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया है। तो आज के दिन जो चाबहार पोर्ट में इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रहा है एंड ऑल ऑफ दिस कुड बी अगेन अ प्रॉब्लम कमिंग अहेड, जहां पे यूएस फिर से सैंक्शंस डाल सकते हैं अंडर ट्रम्प that India should not buy petrol or crude oil from Iran or should not invest in Iran. So there's going to be an interesting dynamics to see how does India deal with its investment in Chabahar as well as with US. आते हैं पाकिस्तान पे। Now पाकिस्तान बड़ा interesting situation है क्योंकि ट्रम्प के अंडर पे ट्रम्प was very clearly against पाकिस्तान, but जो बाइडेन ने पाकिस्तान के साथ फिर से ट्रेड रिलेशंस रिज्यूम किए थे, फाइटर जेट सप्लाई करना शुरू कर दिया था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफेंस अग्रीमेंट्स दैट वाज साइंड नाउ, व्हिच बेसिकली मेंट दैट रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस वर इंप्रूविंग अंडर जो बाइडेन प्रेसिडेंसी। ट्रम्प इसको रोकने की जरूर कोशिश करेगा। व्हाई? बिकॉज हैविंग अ गुड रिलेशन विद पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी something that Trump thinks about Asia, right? Again, radical Islam is something that he keeps a distance away. Secondly, China को control करने के लिए he would have to control Pakistan as well. So कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी US is going to take a back step under Trump. Coming to Bangladesh, of course, बांग्लादेश का issue बड़ा interesting है क्योंकि जो अभी के caretaker है मोहम्मद यूनुस, Trump has clearly criticized him. He has said that जिस तरीके से atrocities हो रही है against the minorities in Bangladesh, इसको रोकना चाहिए, and मोहम्मद यूनुस को he has openly criticized. So that means that Trump is going to step in India's neighborhood, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। शेख हसीना के समय पे शेख हसीना ने ओपनली कहा था कि जो बाइडेन इज कॉन्स्टेंटली इंटरफेयरिंग इन बांग्लादेश और उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर किया था। ट्रम्प कुड अगेन इन द रिवर्सल ऑफ जो बाइडेन कैन पुश फॉर एन अर्ली इलेक्शन एंड ये जो रेडिकलिज्म की तरफ बांग्लादेश जा रहा है उस पर भी रोक डाल सकता है। बट अगेन इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ इंपॉर्टेंट इज बांग्लादेश इन ट्रम्प्स जियोपॉलिटिकल इमेज और जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस। आते हैं ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे अगर क्योंकि ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, दो चीजें हैं ब्रिक्स में। पहला है कि रशिया इज पुशिंग फॉर डी-डॉलराइजेशन फॉर अ ब्रिक्स करेंसी एंड द वे रशिया इज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई वी शुड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन डॉलर्स एंड जिस तरीके से ब्रिक्स expand हो रहा है and it is taking decisions to move away from use of dollar, कहीं ना कहीं यूएस मीडिया ने इसको रीड किया है एज एंटी यूएस एंड एक तरफ एंटी यूएस का जो स्टैंड है, जो बाइडेन ने इसको as seriously it has considered that India is going towards the de-dollarization and BRICS के थ्रू वो लेवरेज जरूर कर रहा है। बट इंडिया ने हमेशा क्लियर ये बात किया है कि भाई ब्रिक्स हो या SCO हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया ज्वाइन करता है, दिस इज लार्जली सीन एज इंडियाज मल्टीपोलर आउटरीच। तो इंडिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, तो इसके बेसिस पे इंडिया करता भी है वो चीज। एंड ब्रिक्स शुड बी सीन एज दैट, इट शुड नॉट बी सीन एज एंटी वेस्ट, इट शुड बी सीन एज नॉन वेस्ट। ये इंडिया का बहुत कॉमन स्टेटमेंट रहता है। Now with Trump coming as president and Trump के पहले प्रेसिडेंसी में भी हमने देखा था कि Trump had a very stable relation with Russia. तो if Trump has a stable relation with Russia and BRICS also does this de-dollarization very calmly rather than बहुत aggressively Russia कर रहा है, then there will be acceptance of BRICS more than what was there previously under Joe Biden. There will be less resistance to the de-dollarization process or less resistance to the BRICS expansion. But again, it will all depend on how it is managed by all the stakeholders. अगर किसी ने भी ज़्यादा aggression दिखाने की कोशिश की तो यहाँ पे बात बिगड़ भी सकता है. It has to be done much more diplomatically than it is being done currently. Okay, last पॉइंट पे आते हैं कि हाउ डज दिस इम्पैक्ट ट्रम्प 2.0 इम्पैक्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स.
तो ये सभी को पता है कि व्हाट इज ट्रम्प्स ओपिनियन ऑन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में ट्रम्प हैज क्लियरली सेड दैट इट इज गोइंग टू get both the parties together and have them stop the war or maintain the status quo. What does that mean? जहां पे जो है वो वहीं पे रुकेगा, डिप्लोमेटिकली बातचीत होगी एंड यूएस इज गोइंग टू स्टॉप फंडिंग द वॉर। बहुत हो गया। इससे क्या होने वाला है? रशिया विल बी वेरी हैप्पी, यस, थैंक गॉड जीत गए हम वॉर। Ukraine will be upset with it because Ukraine has lost about 19 to 20% of its territory to Russia at this point of time, अगर status quo हुआ तो। एंड तीसरी चीज होगी कि भाई जो चीज जो बाइडेन नहीं कर पाया वो ट्रम्प करके दिखाएगा, वॉर को रोक के, right? So that is a possibility, that is what Trump has promised to deliver and Trump is going to deliver as well because Putin and he shares a good relation. दूसरे आते हैं इजराइल और ईरान पे ऊपर। ना अगेन प्रीवियस प्रेसिडेंसी के समय पे हमने ऑब्जर्व किया था कि इजराइल और ट्रम्प के बीच में काफी ज्यादा दोस्ती बॉनहोमी है, स्पेशली बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रम्प। एंड वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स टू कांग्रेचुलेट ट्रम्प वाज आल्सो नेतन्याहू। तो डेफिनेटली फ्री हैंड दिया जाएगा इजराइल को टू फाइट अगेंस्ट द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज द हमास, हेजबुल्ला एंड हुतीस, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो प्रॉक्सी वॉर जो ईरान चलाता है, फ्री हैंड दिया जाएगा कि इट हैज टू कम टू एन एंड। दिस इज समथिंग दैट जो बाइडेन ने नहीं दिया था। हर हफ्ते एंथनी ब्लिंकन जा रहे थे सीज फायर की बात करने के लिए, जो चीज ट्रम्प नहीं करने वाला है, जो चीज ट्रम्प एकदम आजादी देने वाला है कि भैया शॉर्ट वॉर करो और खत्म करो बात को, नेतन्याहू विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। सो अगेन देयर विल बी चेंज इन दिस। Trump is also going to take a strong stance against Iran. अब पहले क्या था, जो बाइडेन बहुत कोशिश कर रहा था कि ईरान के साथ निगोशिएशंस करने का। इसी साल के मिड में ईरान ने एक कंटिंजेंट भी भेजा था टू री-स्टार्ट द निगोशिएशंस ऑन न्यूक्लियर, ईरान गोइंग न्यूक्लियर, बट अब वो भी बंद हो जाएगा। ट्रम्प इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट एंड ट्रम्प इज गोइंग टू अगेन go back to putting sanctions and treating Iran harshly. अब ये depend करेगा कि how does Ayatollah kind of negotiate with Trump this time around rather than previously. तो again that is going to be interesting dynamic to be seen. यूरोप को जो ट्रम्प कहते हैं कि it's the pampered brat, it's not great news for Europe. I'm sure most of the leadership of Europe is like ये कैसे हो गया type, because what will happen is that Trump फंडिंग बंद कर देगा एंड फंडिंग के अलावा यूरोप को चाइना के डिपेंडेंसी से हटने के लिए भी ही इज गोइंग टू गिव द अल्टीमेटम। बहुत बार ऑलरेडी ट्रम्प ने कह दिया है कि भाई यूरोप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर एंड सेकेंडली दे शुड एज डेवलप्ड कंट्रीज शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग, ये जो यूरोप है नहीं। इससे अगर आप दो यू कैन कम डाउन टू टू मोर कंक्लूजन्स हियर। पहला कंक्लूजन ये होगा कि यूरोप अभी ज्यादा स्पेंड करेगा अपने डिफेंस पे, which basically means that यूरोप और पार्टनरशिप्स देखने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। हाई प्रोबेबिलिटी कि इंडिया ईयू का जो इतने साल से एफटीए की बात चली रही है वो फाइनली कैन कम टू अ क्लोजर, बिकॉज अब प्रेशर है यूरोप पे कि वो चाइना से सीरियसली हटे and look at India as a partner again. So there will be these changes in Europe as well, but yeah, Trump is definitely not going to pamper Europe anymore. Justin Trudeau, that's going to be a big change. Justin Trudeau, he has observed what has happened in America and he has realized that unke bhi din ab kam hai. The way the conservatives, that's the right wing, has come to power, the way Trump has secured his victory based on talking about economics and illegal immigration. दोनों पॉइंट्स में जस्टिन ट्रूडो बहुत पीछे हैं and he has understood that यही sentiment कनाडा में भी होने वाला है and there is high probability that he is going to lose. So it is basically ticking time bomb for Justin Trudeau as well. We have already talked about Bangladesh and Mohammed Yunus. Let's come down to climate change. ये obvious बात है, climate change में भी पहले भी देखा गया था कि पेरिस कन्वेंशन से पहले भी निकल चुके हैं और इस बार भी कोई अलग चीज नहीं होने वाला है. ट्रम्प इज गोइंग टू टेक क्लाइमेट चेंज वेरी वेरी
very easy, very nominal importance देने वाले हैं. He is not going to participate in it too much, and he's going to basically say that this is what is stopping from America to grow again, and he's going to emphasize on more and more oil drilling and economic activities, ताकि the economic factor is taken care of. Climate change is not something that he's really not bothered with. Coming down to China. Now China ka jo, if you have seen the tweet that has been sent by China, there has been no congratulatory message. He has said that they have said that they are hopeful that Trump 2.0 will believe in peaceful coexistence. तो China को पता है कि hard days are coming and tariff war होगा and Taiwan को लेके बातचीत होगी and all of that is going to happen. But will there be a war? No. Because the emphasis will be more on domestic matters of America rather than on China and on the South China Sea and everything. Will there be more clashes जो proxy चल रहा है, Cold War जो चल रहा है? Trump is not interested in that. Trump will look into more of economic trade routes, Middle East को solve करने की कोशिश करेगा, Russia के साथ दोस्ती करेगा. He is not going to look, he is not going to be very cozy with China, nor is he going to antagonize China. He is just going to be there. वो tariff war और वो सब चलने वाला है, but उससे ज़्यादा कुछ नहीं आगे बढ़ने वाला है. Trump also realizes that to make America great again, he needs partners, right? Partners not in the sense as leaders, he needs countries, proper countries to be partners. For example, China ko, kind of to give an answer back to China, he needs India. Similarly, he needs Saudi Arabia, UAE and other countries, Russia. So, abhi he is going to focus on these relations and bilateral talks rather than going towards a confrontation with China or any other country. And with a good relation with Putin, it is highly probable that China will also stay quiet. So the next 4 years, you're going to see a lot of America. But one last thing I just want to say before I end this is America losing its hegemony? Because that's a question that one of the students posed that कि भाई ट्रम्प के साथ क्या hegemony lose होने वाला है. तो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि भाई US is moving towards isolationism. कि from the Barack Obama period, you do see that US engaging less and less with geopolitics. With Trump, that retreat from geopolitics will be further because he will focus much more on domestic affairs of America. And that would also increase the isolationism. यही मौका है इंडिया के लिए कि वो और ज़्यादा engagement करे और multipolarity की तरफ और move करे, right? To push towards multipolarity, to push towards more geopolitical engagement. This is the right opportunity for India to also do so. With this, I hope you have got the analysis of the US elections. I'll see you in the next one. Take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.